नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 21 है। 20 तक का सलूशन हम लोगों ने कर दिया था। आज 21 चैप्टर देखेंगे। नाम है चैप्टर का अलजेब्रा, बीजगणित। ठीक है, तो इसमें आज हम देखेंगे बीजगणित में पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट देखेंगे। बीजगणित क्या है, बीजगणित में क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ने वाले हैं। इस बुक का जो लेबल है उसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे, पिछले वीडियो में यानी पिछला जो चैप्टर था आपका 20 चैप्टर था संख्या श्रेणी, तो संख्या श्रेणी तक का सलूशन मैंने यानी 20 चैप्टर तक का सलूशन हूबहू एकदम फुल एक एक क्वेश्चन का सलूशन करते हुए हमने कर दिया है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी डाउट बनता है तो आप डायरेक्ट जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट से आप ढूंढ लीजिए किस क्वेश्चन की आवश्यकता है आपको, किस क्वेश्चन का सलूशन चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा के बारे में यानी बीजगणित के बारे में। 21 नंबर चैप्टर है। तो बीजगणित क्या होता है, इससे पहले बीजगणित का पहचान क्या है इसको हम बताने से पहले आपको पहली बात चीज़ बता दें कि इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये काम करते हैं। हाँ, और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन देखना चाहते हैं तो भी आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। विद्यासागर अंकगणित का सलूशन भी मैंने कर दिया है, तो आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन देख सकते हैं। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में जाइए तब 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट दिखेगा आपको प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित का भी पूरा सलूशन देख सकते हैं। और इस बुक का लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का 20 चैप्टर तक का अब तक का सलूशन, मतलब ये वीडियो से पहले 20 चैप्टर तक का सलूशन हमने कर दिया है। बहुत जल्द इस बुक को भी हम ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए बीजीय व्यंजक क्या होता है इसको जान लेते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले आपको अभी बताया बीजीय व्यंजक ये क्या होता है, या फिर हम बीजगणित क्या होता है। बीजगणित जब चैप्टर का नाम है तो ये समझ लेते हैं बीजगणित क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा बोलते हैं। ये होता क्या है, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी, 2 पॉइंट्स आपको समझाना चाहूँगा। एक होता है चर संख्या, संख्याओं के प्रकार में एक चर संख्या होता है। ठीक है, एक होता है अचर संख्या, इसको याद रखिएगा। चर संख्या, अचर संख्या बहुत काम आएगा। बीजीय व्यंजक को समझने के लिए, बीजगणित को समझने के पहले ये चर संख्या और अचर संख्या के बारे में जान लीजिए कि चर संख्या वैसी संख्या होती है जिसका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है, यानी वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब इसका मान हमेशा बदलता रहता है। मान जिसका बदलता रहता है जिसका मान, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल चर संख्या बोलते हैं। एक अचर होता है। ठीक है, इसका उदाहरण देकर समझा रहे हैं। अचर संख्या होता है क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर, मतलब कांस्टेंट को हम बोलते हैं हिंदी में अचर संख्या। तो अचर संख्या जिसका मान बदलता नहीं है कभी भी, एक फिक्स है तो वो फिक्स है, उसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है। लेकिन चर संख्या का वैल्यू बदलता है। जैसे चर संख्या में हम ले सकते हैं ABCD के अल्फ़ाबेटिकल जितने भी हैं अक्षर, उसको हम ले सकते हैं। जैसे हम A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, C मान सकते हैं, X Y Z M N P कुछ भी मान सकते हैं। जैसा कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो कहीं कहीं हम मानते हैं ना कि माना कि कलम का दाम X रुपया, माना कि कलम का दाम Y रुपया, तो जहाँ आप X रुपये मान रहे हैं कलम का दाम, वहाँ पे हम तो Y रुपये भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान तो हमारा वहीं आएगा निकल कर अंत में। आप X मानकर बनाइए तो Y मानकर बनाइए तो बात ही बराबर होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चर संख्या बोलते हैं, जिसका मान हमेशा बदलता रहे और जिसका मान नहीं बदलता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे कि 1 हो गया, 2, 5, 8। इस दुनिया के किसी भी स्थान पर एक अगर लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब एक तो एक है, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। एक है तो एक है, अगर 2 रख दें तो 2 है तो भैया 2 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि किसी सवाल को सॉल्व करते वक्त किसी ने P मानकर उस सवाल को सॉल्व किया है, हो सकता है कि मैं उसे P ना मानूं, मैं उसे X मानकर सॉल्व कर सकता हूं। तो ये चर का हम प्रयोग कर देते हैं उस वक्त। ठीक है, तो इसी को हम चर बोलते हैं। तब रह गई बात कि अब हम बीजगणित किसे कहते हैं। अब आप समझ गए जब बीजगणित अब क्या किसे कहते हैं, तो बीजगणित में देखिए ये चर और अचर संख्याओं से संबंधित ही अध्ययन हम करेंगे। ये ऐसी एक संक्रिया होती है गणित की जिसके अंतर्गत हम चर संख्या
जिसके अंतर्गत हम चर संख्या, अचर संख्या, जिसके अंतर्गत हम चर, अचर संख्या और गणितीय चिन्हों, सांकेतिक चिन्ह कहिए या गणितीय चिन्ह जो होता है उसका एक सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं, उसका एक सार्थक रूप से जो समूह बनता है। जैसे कि हम मान लेते हैं 3 और ये x ले लिए, तो ये हमारा 3 क्या हो गया भैया, ये मिल गया हमारा अचर, और x क्या मिल गया, चर मिल गया। तो हमने अभी बताया कि जिस संक्रिया में या मैथ की गणित की वह संक्रिया जिसके अंतर्गत हम चर, अचर और मैथमेटिकल या फिर हम कह सकते हैं गणितीय चिन्हों को सार्थक रूप का अध्ययन करते हैं, गणितीय चिन्हों का एक सार्थक रूप बनता है। जैसे कि हमने 3x लिख लिया तो ये गणित का एक सार्थक रूप बन गया, इसी को हम बोल देते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को बीजगणित भी बोलते हैं। और इस जितने भी अध्ययन आते हैं इस टाइप के, ये सब को हम बीजगणित के अंतर्गत पढ़ते हैं और इसको क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोल देंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या है, अचर संख्या है, एक चर संख्या है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब रह गई बात चिन्ह की, बात करते हैं तो बीजीय व्यंजक आगे पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा। जैसे चिन्ह का इसमें प्रयोग नहीं दिया तो फिर परिभाषा गलत हो जाएगा, नहीं भैया गलत नहीं होगा। बात यहाँ ये है कि इसमें चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, चिन्ह भी हो सकता है। लेकिन चिन्ह कब होता है, जब इसका प्रकार आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि चिन्ह कैसे होता है। ठीक है, अभी चलिए इतना समझिए कि जिस गणित की वह संक्रिया जिसके अंतर्गत हम चर, अचर संख्या और गणित के कुछ चिन्हों को सम्मिलित रूप से एक सार्थक समूह में पढ़ते हैं, उसे हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक या बीजगणित के अंतर्गत बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए। जैसे कि अगर आप उदाहरण देना चाहते हैं तो मान लीजिए 5xy, 5y, 10xz, कुछ भी मान सकते हैं जिसमें हमारा क्या क्या हो, अल्फ़ाबेटिकल हो कोई नंबर, यानी उसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। एक अचर संख्या हो, एक चर संख्या हो, इसके बीच में प्लस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2x + 5y, ये भी एक बीजीय व्यंजक ही है। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि बीजीय व्यंजक जो है ये तो हमने जान लिया। अब इसमें आगे थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये डिफिनीशन की बात रही, हालांकि इससे कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ जाएंगे। बीजीय व्यंजक के अब हम पढ़ेंगे गुणांक क्या होता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक हमने जान लिया किसे कहेंगे, और बीजीय व्यंजक का हम गुणांक देखते हैं। बीजीय व्यंजक का गुणांक या किसी बीजीय व्यंजक के पद का गुणांक भी हम कह सकते हैं, पद का गुणांक। बार बार बीजीय व्यंजक लिखेंगे तो ये अच्छा है कि पद का गुणांक उसका लिख देते हैं। चूँकि हम बीजीय व्यंजक एक बार जान लिए कि बीजीय व्यंजक का अध्ययन कर रहे हैं, तब बीजीय व्यंजक में कई पद हो सकते हैं। बीजीय व्यंजक में कई पद हो सकते हैं, एक पद का बीजीय व्यंजक हो सकता है, 2 पद का बीजीय व्यंजक हो सकता है, 3 पद का हो सकता है, 4, 5, 6, 10 जितने भी पद का संभव हो सकता है। ठीक है, अनंत पद का बीजीय व्यंजक हो सकता है। लेकिन अब जब हम बीजीय व्यंजक जान गए तो फिर बार बार बीजीय व्यंजक कहना उचित नहीं रहेगा। अब हम कहेंगे कि पद का गुणांक क्या होता है। ठीक है, या फिर बीजीय व्यंजक का गुणांक क्या कहलाता है। तो हम ये कहेंगे कि किसी भी पद में जो गुणा रहता है, गुणा के रूप में किया गया रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पद का गुणांक बोलते हैं। किसी भी पद में, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया यहाँ पे 3xy z भी लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 5yz, जैसे लिख सकते हैं 8xy। ठीक है, जैसे लिखते हैं 8y², कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें चर, अचर, कोई प्लस चिन्ह हो तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इतना जान लेते हैं, आगे भी समझ में आएगा। तो जैसे हमने बोल दिया कि किसी भी पद में जो जिस संख्या से गुणा किया जाता है वही उस पद का गुणांक कहलाता है। जैसे अगर इसमें हम आपसे पूछ दें कि बताइए कि z का ये एक बीजीय व्यंजक का पद हुआ, एक बीजीय व्यंजक का पद हुआ 3xyz। अब हम आपसे पूछें कि 3xyz में आप बताइए कि z का गुणांक क्या है, केवल z का गुणांक क्या है, तो आप क्या कहेंगे। अगर हम केवल z को यहाँ से ले लें तो बाकी सब 3xy क्या किया गया है, इस z में गुणा किया गया है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इस z का ये 3xy जो है ये z का गुणांक है। अगर हम इसमें देख लें
आपसे पूछ दिया जाए कि y का इसमें गुणांक बताइए, y का गुणांक बताइए, तो y का गुणांक इसमें क्या हो जाएगा, y को छोड़कर बाकी जितने भी पद आए हुए हैं गुणा के रूप में हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, इस y का गुणांक बोलते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ z है, तो सब तो गुणा के रूप में है, आगे पीछे उससे कोई बहस नहीं है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5zy, इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि y का गुणांक पता ही है तो 5z हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5z, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, किसी भी पद में जो गुणा के रूप में किया गया होता है उसी को हम बोलते हैं उस पद का गुणांक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पे पूछे 5x में x का गुणांक बताइए, 5x में x का गुणांक बताइए, तो क्या हो जाएगा, 5x में x का गुणांक आपका कौन सी संख्या, x को छोड़कर कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें गुणा किया गया, तो केवल और केवल 5 है, तो इसमें हम केवल 5 लिखेंगे, यही हो जाएगा। x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए 8y में y का गुणांक बताइए, 8y में y का गुणांक बताइए, तो सिंपली आप कह सकते हैं y में किससे गुना किया गया है, 8 से, तो 8 हो जाएगा इसका गुणांक, कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं हाँ, अब इसमें थोड़ा सा और एडवांस जैसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया जाएगा -xyz में, -xyz में z का गुणांक बताइए, z का गुणांक बताइए, तब आप क्या कहेंगे, -xyz में z का गुणांक बताना है, तो ये z को छोड़कर बाकी जितने भी टर्म आते हैं चिन्ह के साथ उस सबको हम बताएंगे ये गुणांक है z का, तो z का यहाँ गुणांक क्या होगा, -xy होगा, पूरा चिन्ह के साथ बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे -5m लिख दिया, -5m लिख दिए, तो -5m का इसमें बता दीजिए कि m का गुणांक क्या होगा, इसमें m का गुणांक क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, m का गुणांक -5 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी अगर किसी भी पद में चिन्ह अगर ऋणात्मक हो तो उस चिन्ह के ऋणात्मक चिन्ह के साथ हम उस पद का गुणांक बताते हैं, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक का आपने गुणांक समझ लिया, अब समझते हैं हम बीजीय व्यंजक या किसी बीजीय व्यंजक के पद का घात क्या होता है, ठीक है। चलिए पद का घात कहिए या किसी बीजीय व्यंजक का घात कहिए, पद का घात कहते हैं। पद कहने का मतलब क्या है, कौन सा पद, बीजीय व्यंजक का कोई भी पद, तो पद का घात क्या होता है, तो किसी भी बीजीय व्यंजक के चर पर जितने भी पावर होते हैं, जैसे हमने लिख दिया x के पावर m, तो ये m क्या कहलाता है, उस पद का घात कहलाता है, ठीक है। जो भी x के पावर m है, जैसे मान ले सकते हैं x के पावर 2 कर दिए, तो हम पूछेंगे कि इस बीजीय व्यंजक में घात कितना है, इस बीजीय व्यंजक का घात कितना है, तो घात आप क्या बताएंगे, 2 घात है, ठीक है। अगर ये तो एक था, एक पद वाला था और एक चर वाला था, एक चर वाला बीजीय व्यंजक था, अगर आपको हम दे दें 2 चर वाला बीजीय व्यंजक, कितने चर हैं, एक चर 2 चर, 2 चर वाला एक पदी बीजीय व्यंजक है, पद तो एक ही है ना एक्स वाई, लेकिन चर कितने हैं, 2 चर हैं, तो 2 चर वाले बीजीय व्यंजक का अगर यहाँ पे हम 2 कर दें, अब हम इसका पूछें कि बताइए घात क्या होगा, तो वो घात क्या करेंगे, तो किसी भी पद में, किसी भी बीजीय व्यंजक के पद में उसका घात उन सभी चर के पावर का योग होता है, सभी चर के पावर का योग, तो x के पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है हमेशा, तो ये कितना पावर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हम क्या कहेंगे 2 + 1, यानी इस पद का x² y का टोटल घात कितना है, तो इसका टोटल घात का नेतृत्व कौन करेगा, 3 करेगा, मतलब इस पूरे पद का घात जो है वो 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हैं। अब देखिए पद का घात हमने समझ लिया, अब पद के घात में कई तरह के से पद हो सकते हैं, ये तो हमारा सिंगल पद था, जैसे कि हमने x² y² z के पावर 1 कर देते हैं, 1 नहीं भी लिखते हैं तो 1 होता है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे हम 3 कर देते हैं तब हमें बताइए कि इसका घात कितना होगा, इस बीजीय व्यंजक में घात कितना होगा, बताइए। इसका घात हो जाएगा इन सभी
चर का पावर जितना है उन सभी के योग के बराबर हो जाता है घात। तो जितने भी चर के, अगर यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि जितने भी चर के पावर है उन सभी का योग हो जाता है, तो घात हो गया। तो ये कितना हो जाए, 2 2 4 3 7, यहाँ पे 7 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया, जैसे 2 के पावर 5 हो गया, x के पावर 7 हो गया, y के पावर 1 हो गया, मान कर चलते हैं। अब इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि इसमें घात क्या होगा, तो इसमें घात क्या होगा, तो ये आपको नहीं करना है, इसका भी पावर नहीं जोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें जब भी गुणांक होता है, किसी पद का गुणांक का जो पावर होता है ना, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 7 और y का गुणांक क्या है, 2 के पावर 5 है। तो कभी भी गुणांक का, किसी भी पद के गुणांक का या संख्यात्मक जो मान रहता है गुणा के साथ, उस पद में गुणा के साथ जो संख्यात्मक मान रहता है, या फिर उस पद का जो गुणांक होता है उसका जो पावर होता है वो कभी जुटता नहीं है। कहने का मतलब, जिसका अगर कोई अंक है यहाँ पे, या यहाँ पे जो अचर राशि है, इस राशि का जो पावर होगा वो नहीं जुटता है, केवल और केवल चर का जो पावर होता है वही जुटता है। तो इसमें चर का पावर क्या है, चर कितने हैं, 2 चर हैं, 1 और ये 2 चर। तो 2 चर वाले का घात क्या है, पहले चर का घात 7 है, दूसरे चर का घात 1 है, और ये तो हमारा गुणांक का घात है या फिर इसके संख्यात्मक मान का घात है, तो इसको हम नहीं लेते हैं। तब इसका घात क्या हो जाएगा, तो 7 1 8 होगा। जैसे कि अब आप बताइए, जैसे क्लियर हो जाएगा, 5 के पावर हमने 10 कर लिया और x और y कर दिया, तो बताइए इसमें घात क्या होगा, इस बीजीय व्यंजक में घात क्या होंगे, तो घात की संख्या क्या होगी। तो इस बीजीय व्यंजक में जब किसी भी चर के ऊपर पावर में कुछ नहीं रहता है तो उसके ऊपर अवेलेबल 1 रहता है, ठीक है। तो 1 रहता है तो दोनों पावर को हम जोड़ देंगे तो टोटल इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पावर को नहीं जोड़ते हैं क्योंकि हम हमेशा क्या लेते हैं, चर का पावर योग करते हैं, चर के पावर का योग बताते हैं, न कि अचर के पावर का भी योग करते हैं। कन्फर्म है। अचर के जो पावर है उसको नहीं जोड़ना है, अचर के घात को नहीं जोड़ना है भैया, लेकिन चर के घात को जोड़ देना है, ठीक है। कन्फर्म है। चलिए, इतने तो बात आप समझ गए। अब देखिए, अब बात रह गई आपका कि हमने तो एक पद में आपको बताया, अब हम बात करते हैं कि बीजीय व्यंजक कितने पद का हो सकता है, ठीक है। बीजीय व्यंजक कितने पद का हो सकता है आपने समझ लिया, पद का घात क्या होता है, पद का गुणांक क्या होता है, ये 2 चीज़ समझ लिया, बीजीय व्यंजक क्या होता है ये भी समझ लिया। अब हम समझते हैं बीजीय व्यंजक का प्रकार कितने हैं, तो घात के अनुसार देखते हैं, बीजीय व्यंजक पद के अनुसार देखते हैं कि कितने होते हैं, और फिर अलग अलग पदों में अलग अलग घात कैसे निकालेंगे वो भी समझेंगे। चलिए, बीजीय व्यंजक के पद का प्रकार, बीजीय व्यंजक के कई प्रकार लिख लीजिए, कई प्रकार। बीजीय व्यंजक के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि एक पदीय बीजीय व्यंजक, एक पदीय बीजीय व्यंजक कह सकते हैं, बीजीय व्यंजक। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है और इसमें घात कैसे हो सकता है, ठीक है। एक पदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिस बीजीय व्यंजक में केवल और केवल एक ही पद हो, केवल और केवल एक ही पद हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीजीय, एक पदीय बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में हम समझ सकते हैं, उदाहरण में जैसे ले सकते हैं, मान लीजिए 20 XYZ ले लीजिए, है ना, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 5 XY ले लीजिए, 10 x² ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। बस इसमें एक पद होना चाहिए, इसमें कोई भी 2 या 2 से अधिक पद नहीं होना चाहिए जो किसी सिंबॉलिक से जुड़ा हो, है ना, मैथमेटिकल किसी सिंबल से जुड़ा हो, प्लस, जैसे कि प्लस माइनस, ये सबसे नहीं। हाँ, माइनस हो सकता है आपके इसके पहले भी हो सकता है, लेकिन द्विपदीय बीजीय व्यंजक नहीं होना चाहिए। तो ये आप समझ गए, जैसा कि आप समझ जाएंगे। और दूसरा हम देख लेते हैं, एक पदीय बीजीय व्यंजक हो गया। अब हम लिख सकते हैं द्विपदीय या द्विपदी लिख सकते हैं, ये एक पदी पदीय छोड़ दीजिए,
एक पदी बीजीय व्यंजक, द्विपदी बीजीय व्यंजक कर सकते हैं, ठीक है, बीजीय व्यंजक। तो ये क्या हो सकता है, इसमें क्या होता है हमेशा दो या दो से अधिक पद, सॉरी केवल और केवल दो बीजीय व्यंजक होता है, इसमें दो पद होता है जी केवल। जैसे कि यहाँ पे हमने 20xyz लिखा है और यहाँ पे -5xy लिखा है। अगर हमने इसको एक तरह से इस तरह से लिख दिया, माइनस के चिन्ह देकर दोनों का रिलेशन जोड़ दिया माइनस से, तो ये इसमें कितने पद हो गए, एक पद दो पद, इसमें दो पद हो गए, ठीक है, जिसका संबंध हमारा इस गणितीय चिन्ह से है यानी माइनस से है। अब जैसे कि आप ले सकते हैं x² + y², ये भी हमारा क्या है, द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। दो पद है, एक x² है और उसका संबंध प्लस से करके y² कर दिया। इसमें भी दो पद दिया गया है, तो जिस बीजीय व्यंजक में दो केवल और केवल दो पद होते हैं उसे द्विपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं, और जिसमें केवल और केवल एक पद होता है उसे एक पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। तीसरा देख लेते हैं, त्रिपद बीजीय व्यंजक, त्रिपद बीजीय व्यंजक। ये क्या हो सकता है, जिसमें केवल और केवल तीन पद होते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं x² जोड़ 2xy जोड़ z, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसमें कितने पद दिख रहे हैं, एक पद, दो पद और तीन पद, तो ये त्रिपद बीजीय व्यंजक हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप चार पद ले लेंगे तो चतुर्थ पद, पाँच लेंगे तो पंचम पद, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और लास्ट में एक क्या हो जाता है, लास्ट में इसी को लेकर हम कर लेते हैं क्या, बहुपदी बीजीय व्यंजक, बहुपदी बीजीय व्यंजक कर लेते हैं, जिसमें व्यंजक, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि जिस बीजीय व्यंजक में दो या दो से अधिक पद होते हैं उसे बहुपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। जिस बीजीय व्यंजक में दो या दो से अधिक पद होते हैं, जैसे कि आपका बहुपदी बीजीय व्यंजक में क्या आ सकता है, द्विपदी आ सकता है, त्रिपदी, चतुर्पदी, मतलब एक पद बीजीय व्यंजक को छोड़कर, एक पदी बीजीय व्यंजक को छोड़कर बाकी सारे के सारे बहुपदी बीजीय व्यंजक में आ जाएंगे। तो द्विपदी भी बहुपदी बीजीय व्यंजक हो जाएगा, त्रिपदी, चतुर्पदी, पंचपदी, जो भी आएगा सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसका उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं, तीन पद वाला कोई इक्वेशन लिख दीजिए, तीन पद वाला कोई बीजीय व्यंजक लिख दीजिए, 5 कर दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। अब बात आ रही है हमारे पास, हमने तो ये जान लिया कि एक पद वाला बीजीय व्यंजक, दो पद वाला बीजीय व्यंजक, त्रिपद वाला बीजीय व्यंजक, चतुर्थ पद वाला बीजीय व्यंजक, बहुपद वाला बीजीय व्यंजक। अब रह गई बात कि इसका हम घात कैसे निकालें। अब जैसे कि हमने एक पद वाला बीजीय व्यंजक का घात निकाला था, तो कैसे निकाले थे, जैसे कि मान लीजिए, थोड़ा सा हम इसको मिटा कर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है और इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही आपको आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बताइए इसमें कितने पद हैं, ठीक है। हमने जान लिया बीजीय व्यंजक कितने पद वाले हैं, बीजीय व्यंजक का, अरे भैया जो कहाँ छूट जा रहा है, बीजीय व्यंजक का हमने जान लिया क्या, पहला जाना एक पद, एक पदी बीजीय व्यंजक, एक पदी बीजीय व्यंजक जाना, ठीक है। एक पदी में हमने क्या जाना, जैसे कि मान लेते हैं 20x² y² z कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक पद हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे 2xy कर लेते हैं, यहाँ पे 3x² z कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, सब के सब अलग अलग है और सबके सब एक पदी बीजीय व्यंजक है। तो एक पदी बीजीय व्यंजक में अब रह गई बात कि अगर घात की बात करें, तो इसमें घात कितने हो जाएंगे, तो हमने बताया क्या है कि केवल और केवल गुणांक को छोड़कर बाकी जितने भी चर हैं, अचर को छोड़कर जितने भी चर हैं, इसके पावर को जोड़ दिया जाता है। तो एक पद में, ठीक है, तो पावर को जोड़ देंगे तो इसमें 2 + 2 प्लस z का पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल 5। यानी इसमें देखा जाए तो 5 इसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो ये 2 को तो छोड़ देंगे, अचर को नहीं लेना है, जिसका मान नहीं बदलता है उसको नहीं लेना है, यानी अचर को नहीं लेना है, चर को लेना है। तो चर का घात कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना इसका घात हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें अगर घात की बात करें तो ये 3 को छोड़ देंगे
चर वाले पर पावर कितना है, इस चर पर पावर आपका 2 है और इस चर पर पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 कर लेंगे। टोटल पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसमें जो घात है वो 3 है, इसमें जो घात है 2 है और इसमें जो घात है वो 5 है। कन्फर्म है। तो एक पद वाले बीजीय व्यंजक में घात हम इस तरह से निकाल लेते हैं। अब बात आती है द्विपद बीजीय व्यंजक में। द्विपद बीजीय व्यंजक में अगर बात करें तो पहले उदाहरण लिख लेते हैं द्विपद बीजीय व्यंजक का। जैसे कि हम मान लेते हैं 2x² y, ठीक है, 2x² y। द्विपद में हमेशा 2 पद रहेगा, या तो जोड़ से संबंध रखिए या माइनस से संबंध बनाइए। तो मान लेते हैं जोड़ कर लेते हैं, x² z कर लेते हैं, x² y² z², ऐसे कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं इसमें 2 पद होगा, ठीक है, 2 पद होगा। तो एक उदाहरण ये हो गया और दूसरा उदाहरण हम यहाँ पे ले लेते हैं x² जोड़ y², y के पावर 5 कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इसमें अब क्या करना है कि सबका जोड़ेंगे अलग अलग, सबका जोड़ेंगे अलग अलग, यानी इसमें और इसमें अगर देखें तो इसका घात कितना होगा, यहाँ पे घात कितना हो रहा है इसका, इस एक पद का घात कितना हो रहा है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 2 + 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 + 1, और यहाँ पे जोड़ देंगे तो पद कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और फिर जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे ये वाला तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 दूना का 4, 2 3 6 हो जाएगा, ये टोटल 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये तो एक उदाहरण हो गया, ये दूसरा उदाहरण। तो यहाँ पे देखें तो 2 होगा और यहाँ पे देखें तो 5 होगा, तो टोटल ये कितना हो रहा है, 7। इसमें टोटल देखा जाए तो 7 घात हो रहा है, और इसमें टोटल यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 3 + 6 जोड़ देंगे तो ये 9 घात हो जाएगा, ये 9, ये 7 घात। तो सबसे बड़ा जो घात होता है वही इसका मतलब पालन करता है। तो पहले हम देखेंगे उदाहरण किस में, अगर हम इस उदाहरण को लेते हैं, अगर ये कोई द्विपदीय बीजीय व्यंजक है तो इसका टोटल घात क्या हो जाएगा, सबको सम्मिलित रूप से घात बताएंगे जिसका सबसे अधिक योग होगा। तो ये तो हम जोड़ेंगे नहीं, मतलब इससे और इससे तुलना करने के लिए हमने जोड़कर आपको दिखाया है, लेकिन यहाँ नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे प्रत्येक पद का जोड़ देंगे। तो इस पद में जोड़ें दोनों को, तो इस पद में क्या हो रहा है, घात कितना हो रहा है, इस पद में घात आपका 2 और 1 3 हो रहा है, लेकिन इस पद में घात हमारा कितना हो, घातों का योग कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो इस टोटल उदाहरण के तौर पर द्विपद में हमारा घात क्या करेगा, 6 हम कहेंगे। मतलब हम टोटल 2x² y जोड़ x² जोड़ y² जोड़ z² का घात कहेंगे तो ये हमारा 6 कह देंगे, ठीक है, न कि 3। मतलब इन दोनों पद में प्रत्येक का देख लेंगे कि कितना कितना हमारा हो रहा है घात, इसमें भी देखेंगे कितना घात हो रहा है, और टोटल का निर्णय किस हिसाब से देंगे कि जिसका घात का योग अधिक होगा वहीं इस टोटल का ये काम करेगा, टोटल का घात बन जाएगा, टोटल ये द्विपद का घात बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको एक और उदाहरण से, जैसे यहाँ पे उदाहरण हमने कर लिया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये तो हमने आपको इसके इससे तुलना कराने के लिए हटा देते हैं इसको। यहाँ पे देखेंगे तो ये पहला जो पद है, ये पहले पद में 2 घात है और दूसरे पद में कौन सा घात है, 5 घात है। तो सबसे बड़ा घात क्या है, 5 है। तो इस टोटल x² जो y के पावर 5 में टोटल घात को जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा। जो जिसका योग अधिक होगा वही उसका अधिक घात होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार से तीसरे में देखेंगे। चलिए इसको हम और एक और उदाहरण से देख लेते हैं, द्विपद का एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं द्विपद का, अगर हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए x² जोड़ x² y के पावर 1 y के पावर 3 कर लेते हैं, z के पावर 5 कर लेते हैं, अब प्लस x y z कर लेते हैं, ठीक है। अब कहा जाएगा कि इसका घात क्या होगा, इसका घात क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे इसका घात क्या होगा। तो हम देखेंगे प्रत्येक पद का घात क्या है ये देखेंगे। तो इसका घात अगर करें तो सबका पावर जोड़ देते हैं, तो इसका पावर जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 8 5 10 हो जाएगा। इस टोटल का पावर, इतना का पावर जोड़े हैं तो 10 आ गया, और इसका घात का हम जोड़ देंगे अलग अलग। तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 1 1 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे दोनों में कि बड़ा कौन है,
तो इसमें बड़ा हमारा 10 दिख रहा है, तो यही 10 ये टोटल बीजीय व्यंजक द्विपद बीजीय व्यंजक का टोटल घात जो होगा ये 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी संख्या बड़ी होगी वही इस टोटल का घात हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या जाना, एक पद, द्विपद और त्रिपद। त्रिपद में भी वही काम करेंगे, चतुर्थ पद में भी वही करेंगे, सबको जोड़ेंगे। चारों चतुर्थ पद में 4 पद होंगे और चारों पद का अलग अलग जोड़ कर देखेंगे कि सबसे अधिक योग किसका आ रहा है। तो जिसका अधिक सबसे योग आएगा वही उस पूरे चतुर्थ पद का हमारा क्या करेगा, मतलब वो निर्णायक घात निकल कर आएगा। मतलब टोटल बीजीय व्यंजक को परिभाषित जो घात निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, जिसका सबसे अधिक योग होगा। तो इस तरह से हमने 2 देख लिया, तो 3 वाला भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक और बढ़ा सकते हैं कुछ, तो उसमें भी देख लेंगे कि इसका योग कितना आ रहा है। तो सब में तुलना करेंगे, इसका 10, इसका 3, आगे कुछ लिखेंगे, उसका मान लीजिए 2 है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, उसका घात 10 हो जाएगा। कन्फर्म है? चलिए, आशा करता हूँ इतनी तो बातें समझ में आई गई होगी। अब बात करते हैं, जैसे कि अब देखिए, जैसे कि हमने यहाँ तक देख लिया, एक पद द्विपद देख लिया। अब एक पद से अधिक जब भी द्विपद आ जाए, त्रिपद आ जाए, त्रिपद आ जाए, ठीक है, चतुर्थ पद आ जाए, तो हम क्या समझते हैं, इन सबको हम बहुपदीय बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुपदीय बीजीय व्यंजक में भी हमारा वही सेम प्रक्रिया लागू होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। और हाँ, अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कर लेते हैं 2x जोड़ y जोड़ z जोड़ 5, ठीक है, तो ये कौन सा पद हो जाएगा, ये बताइए हमें। पहले ये कौन सा पद हो जाएगा, ये कौन सा बीजीय व्यंजक, कौन से पद वाला बीजीय व्यंजक होगा। तो देखिए, इसमें कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद हैं, तो ये चतुर्थ पद वाले बीजीय व्यंजक हो गए। अब चतुर्थ पद वाले बीजीय व्यंजक में इसमें घात आपको बताना होगा, तो आप क्या करेंगे, तो इसका घात हम कैसे बताए हैं कि सब में चर का घात ले लेते हैं। तो सब में चर का घात, इसमें चर 1 है तो इसका 1 ले लेते हैं, इसमें देखेंगे तो ये 1 है, ठीक है, तो ये भी 1 है, इसमें देखेंगे तो ये भी 1 है। और यहाँ पे हम अचर पद का घात कभी नहीं लेते हैं, है ये चतुर्थ पद, लेकिन अचर पद का हम घात कभी नहीं लेते हैं, तो इसका घात 0 है, कुछ नहीं है। कन्फर्म है? तो इसका घात कुछ नहीं है, तो इसका घात हम नहीं लिखते हैं। अब देखिए, सबसे अधिक घात कितना आया है, तो सबका तो 1 ही आया है, तो किसी एक को ले लीजिए, वही आपका अधिकतम घात हो जाएगा और यही चतुर्थ पद का घात बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ कि ये बात समझ गए हो। और यही बहुपदीय बीजीय व्यंजक का भी इस तरह से हम घात निकाल सकते हैं। तो बहुपदीय समझ गए हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब बात करते हैं हम आगे हम बात करते हैं सजातीय पद क्या होता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक में सजातीय पद क्या होता है। सजातीय पद क्या होता है, तो देखिए, इसमें हमेशा 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजक की तुलना की जाती है। सजातीय पद में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजक की तुलना की जाती है। सजातीय समान जात के, यानी कभी भी हम समान जात के कैसे कर सकते हैं, जब भी कोई 2 वस्तु हो, 2 व्यक्ति हो या 2 कुछ भी हो, तभी तो हम उसको समान कहें, या मतलब तुलना करेंगे तभी तो हम कहेंगे कि ये समान है या फिर छोटा है या बड़ा है या फिर अलग है, तो हमेशा तुलना होगी। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा 2 या 2 से अधिक पदों में जो संख्यांक होता है ना, उसको अगर हटा देने से जो सेम एक ही प्रकार की जो राशि बच जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सजातीय पद बोलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 5 x स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे 10 x स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे 20 x स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे 30 x स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे 11 x स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि किसी भी बीजीय व्यंजक के जो संख्यांक होते हैं, मतलब गुणांक जो इसमें दिख रहे हैं, अगर हम इसको हटा दें, सपोज डेट हटा दें और ये हम कर दें x स्क्वायर, तो जगह अगर हटा देते हैं तो ये x स्क्वायर, 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 सब में बच के आ गए x स्क्वायर। तो ये जो समान रूप से एक ही प्रकार के जो राशि बच रही है, इसी को हम बोलते हैं सजातीय पद। मतलब एक ही जात के सब हैं, सब एक ही जात के हैं, मतलब कहने का मतलब सब
एक्स स्क्वायर बीजीय व्यंजक का ही ये गुणांक थे। तो कहने का मतलब इसके और इससे तुलना किया जाए तो ये दोनों सजातीय पद हैं। इससे तुलना किया जाए सजातीय पद सब एक ही जात के पद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सजातीय पद हो गए। अब आपको बात करते हैं विजातीय पद क्या होता है। विजातीय पद, तो विजातीय पद भी वैसा ही है। किसी भी बीजीय व्यंजक से अगर हम उसके संख्यांक को हटा दें और इस प्रकार हम देखें कि उसका प्रत्येक जो पद है वो भिन्न भिन्न है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विजातीय पद। जैसा कि हम मान लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 5x² वाई, यहाँ पे लिख देते हैं 6xy², यहाँ पे लिख लेते हैं 10xy, यहाँ पे 10xz लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया कि अगर किसी भी बीजीय व्यंजक के पद से उसके संख्यांक को हटा दिया जाता है तो जो राशि बचती है अगर वो एक ही प्रकार के नहीं है, एक ही जात के नहीं है, एक ही पद में नहीं है, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो सब के सब विजातीय पद हो जाएंगे। जैसे यहाँ से हम 5 हटा दें, संख्यांक को हटा लें तो x² बचेगा यहाँ पे। अगर यहाँ से हम 6 को हटा लें तो यहाँ पे xy² बचेगा। अगर यहाँ से हम 10 को हटा लें तो xy केवल बचेगा। अगर यहाँ पे हम 10 हटा लें फिर यहाँ से तो xz बचेगा। तो ये देखिए कोई भी संख्यांक बराबर, कोई भी बीजीय व्यंजक जो मिल रहा है ये सजातीय नहीं है, मतलब एक जात के नहीं है। यहाँ x के पावर 2 है तो यहाँ x के पावर 1 है, तो भैया ये मिल ही नहीं रहा है तो सजातीय नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे देखें x मिल रहा है तो y यहाँ 2 है तो y के पावर यहाँ पे 1 है, तो ये भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, यहाँ पे y है, तो x y और यहाँ पे भी x y होता तब हम सजातीय बोलते हैं। यहाँ पे y है तो यहाँ पे z है, तो ये भी नहीं है, कोई किसी से नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसे पद को हम क्या बोलते हैं, विजातीय पद बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम आगे, कुछ इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है उसको हम लिखवा देते हैं, चूँकि इस चैप्टर में प्रयोग होगा उस इम्पोर्टेंट फार्मूला का, इसलिए इतना तो आपको जानना जरूरी है। चलिए फार्मूला हालांकि आपके बुक में दिया गया है, आप चाहें तो बुक से भी आप पढ़कर याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है, जितना मतलब प्रयोग आएगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उतना हम फार्मूला आपको ज़रूर लिखवा देंगे। और आपको हो सकता है कि स्क्रीनशॉट भी दे दें, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला जो मैं ना लिखवाऊँ उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूँगा इसी वीडियो में, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप याद कर सकते हैं, या फिर आपके पास बुक होगा तो आप तो देख ही कर सकते हैं, देखकर याद कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला बीजीय व्यंजक का कुछ फार्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला फार्मूला, बेसिक फार्मूला हर कोई जानता है, a प्लस बी लिखे तो ये कौन सा पद का बीजीय व्यंजक है, पहले ये बता दीजिए। इसमें कितने पद हैं, 1 2 2 पद हैं, तो द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। हालांकि यहाँ पे ये नहीं चिन्हना है, ये नहीं पहचानना है, ये फार्मूला है। देखिए जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इसका फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इसको आगे पीछे किया जा सकता है, a² प्लस 2ab प्लस b², इसको उल्टा सीधा किया जा सकता है। चूँकि प्लस में है तो इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो इसे घबराइएगा मत, ठीक है। अब देखिए इसी का फार्मूला एक और होता है, उसको याद रखिएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। ऐसा ये भी होता है, ऐसे नहीं अगर मिलेगा आपको तो कहीं कहीं आपको प्रयोग करने को मिलेगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 4ab आपको देखने को मिल सकता है, और इसका उपयोग होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हैं, a² प्लस b² अब माइनस 2ab, इसको भी हम a² माइनस 2ab को यहाँ ला सकते हैं, b को यहाँ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आपको एक और फार्मूला इसी का मिल जाएगा, क्या, a प्लस बी द होल स्क्वायर अब माइनस 4ab आपको देखने को मिल सकता है, और इसका प्रयोग भी आपको ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे और फार्मूला ले लेते हैं, जैसे कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, तो इसका फार्मूला रखिएगा याद, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, ठीक है। या फिर आप, चलिए ये तो ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और एक फार्मूला होता है a² जोड़ b² बराबर क्या होता है, ठीक है। तो a² b² बराबर होता है a प्लस बी द
होल स्क्वायर माइनस 2ab। या फिर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं, आपको ज़रूरत पड़ जाए, जहाँ जैसी ज़रूरत उस तरह से यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए सारे फार्मूले को हम इसका परिवर्तित रूप दिखा देते हैं। a माइनस बी द होल स्क्वायर भी हो सकता है और प्लस 2ab भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ करेंगे इसका, और इसका यूज़ करना ही करना है, ऐसी बात नहीं है कि यूज़ नहीं इसका होगा। थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं a प्लस बी द होल क्यूब पर बात करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब जोड़ b क्यूब जोड़ 3ab इंटू a प्लस बी होता है, और इसका बहुत ही उपयोग है। ठीक है, या फिर आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, कहीं कहीं आपको इस तरह से भी प्रयोग करना पड़ेगा। a क्यूब जोड़ b क्यूब जोड़ 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर भी प्रयोग किया जा सकता है इसका। चलिए आगे देखते हैं, a माइनस बी द होल क्यूब अगर कहीं आए तो आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर आपको यूज़ करना है। या फिर इसी फार्मूला का दूसरा परिवर्तित रूप हो सकता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे फार्मूला और है a क्यूब जोड़ बी क्यूब अगर फार्मूला पूछा जाए या फिर इसका प्रयोग होगा तो आपको a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी यूज़ करना है। या फिर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फार्मूला ले लेते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी द होल क्यूब अब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। या फिर हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर भी इसका फार्मूला हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी फार्मूला बीजीय व्यंजक का है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त और भी है जो कि आपके बुक में दिया गया है। मैंने टोटल का नहीं लिखवाया क्योंकि जितना ही उपयोग होगा इस चैप्टर में, जिसका जितना प्रयोग होगा उसी फार्मूला को मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 फार्मूला का उपयोग ज़रूर होगा इस चैप्टर को सॉल्व करने में। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त और भी फार्मूला है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट पर मतलब स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपके बुक में है उसको आप देखकर याद कर लीजिए। आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ जैसा कि क्वेश्चन आपके सॉल्व करने के लिए आएगा भी। ठीक है, क्वेश्चन आपके चैप्टर में सॉल्व करने के लिए आएगा, तो किस टाइप का वो फार्मूला है सो देख लीजिए। और अब बुक है तो अच्छी बात है कि अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप बुक से भी देख सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो आप निकाल कर बताइए हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट निकालने के लिए फार्मूला दिया गया है, आपके बुक में जाकर देख लीजिएगा। आपको डायरेक्ट निकालने के लिए इस तरह का फार्मूला दिएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 से इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से x माइनस 1/x बराबर अगर 10 दिया है तो आपको निकाल कर दिखाना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आपका फार्मूला दिया गया है। थोड़ा सा हो सकता है कि मैं माइनस प्लस का इधर उधर अंतर किया हूँगा, इसलिए आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ कि आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप स्वयं से याद कर लीजिए, फिर लिखने में टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि या तो आप बुक से कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए, इसका उपयोग होगा हमारे चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और ये बेसिक था बीजीय व्यंजक का, बीजगणित का, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके चैप्टर का, जो क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।